जो हम समझाए थे तुम लोगों को विद्युतीय तीव्रता के बारे में और विद्युतीय बल रेखाओं के बारे में, तो उसका 1 मिनट इंट्रोडक्शन कर दें हम कि विद्युतीय तीव्रता क्या था। एकांक धनावेश पर बल, ये हम बताए थे। और विद्युतीय बल रेखाएं जो कारण है विद्युतीय बल के उत्पन्न होने का या विद्युतीय तीव्रता के उत्पन्न होने का या विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होने का। और यह विद्युतीय बल रेखाएं धनावेश से बाहर निकलती है, ऋण आवेश के द्वारा आकर्षित की जाती है। ये हम बता चुके थे तुम लोग को, डिटेल से बताएं। इसके पहले हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव भी हम लोग बता चुके हैं। आज हम बताएंगे, इसलिए विद्युतीय द्विध्रुव पहले के क्लास में तुम लोग नोट किए होंगे, उसको निकाल के देख लेना। और आज हम जो चलने के लिए चल रहे हैं वो विद्युतीय द्विध्रुव के कारण तीव्रता की गणना करेंगे। अभी तक जो हम लोग गणना किए हैं ना, वो सारे बिंदु आवेश के कारण किए, एक छोटे से बिंदु आवेश के कारण, एक एक आवेश के कारण हम लोगों ने विद्युतीय तीव्रता निकाला है, या दो आवेशों के बीच वैद्युत स्थैतिक बल निकाले हैं। और आज जो हम लोग निकालेंगे वो हम लोग निकालेंगे विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक। तो विद्युतीय तीव्रता के कारण, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अगर विद्युतीय तीव्रता निकालेंगे उसमें भी कई केसेस होंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग यहां पर देखें, जो हमारा टॉपिक है विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक, विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक। ये जो एक्सप्रेशन हम निकालने के लिए जा रहे हैं विद्युतीय द्विध्रुव के कारण तीव्रता का व्यंजक, या तो स्कूल लेवल में एग्जामिनेशन हो या बोर्ड के लेवल में एग्जामिनेशन हो 12th का, वहां पर ये एक्सप्रेशन का डेरिवेशन पूछा जाता है। ये ध्यान रखना, आइदर 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही है। तो यहां पर विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युतीय तीव्रता जो हम लोग निकालेंगे किस स्थिति में, तो इसमें केस फर्स्ट है जब बिंदु तुमको दिया हुआ रहेगा एग्जामिनेशन में कि किस स्थिति में विद्युतीय तीव्रता निकालना है। अक्षीय स्थिति में निकालना है, निरक्षीय स्थिति में निकालना है, या जबकि बिंदु कहीं भी स्थित हो। क्योंकि ये हिंदी मीडियम वाले लोगों का ऑनलाइन क्लास है, इसलिए यहाँ पर सारे टर्म्स इंग्लिश के बजाय एकदम शुद्ध हिंदी में ही हम यूज कर रहे हैं। तो जब बिंदु निरक्षीय स्थिति, जब बिंदु अक्षीय स्थिति में स्थित हो, पहले भी तो अगर बिंदु अगर अक्षीय स्थिति में होता है तो बिंदु की स्थिति कैसी होगी, पहले भी डिस्कस, जिस समय हम द्विध्रुव पढ़ा रहे थे तुम लोगों को, उस समय भी अक्षीय स्थिति हम डिस्क्राइब कर चुके हैं पहले। तो यहां पर सबसे पहले तो द्विध्रुव हमको कंसीडर करना है, तो चलो हम लोग द्विध्रुव ले लेते हैं यहां पर। तो यहां पर द्विध्रुव में हम बताए थे कि दो आवेश एक दूसरे के बहुत निकट स्थित होगा। तो यहां पर दो आवेश है, एक आवेश जो -q है और दूसरा आवेश +q स्थित है।
और यह स्थित है बिंदु ए और यह बिंदु बी पर स्थित है। इसका मध्य बिंदु अगर हम लोग ओ लेते हैं, हमेशा इसकी लंबाई 2a या 2l लिया जाता है, यह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका एक अक्ष होगा और अक्ष पर अगर कोई P बिंदु स्थित है, कहीं भी अक्ष पर ये P बिंदु अगर स्थित है तो P बिंदु की स्थिति अक्षीय स्थिति कहलाएगी। यदि कोई बिंदु द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होता है तो बिंदु की स्थिति अक्षीय स्थिति कहलाती है। तो यहां तुम देख रहे हो P बिंदु अक्ष पर स्थित है और अक्ष पर कितने दूरी पर स्थित है, तो हम लोग ले लेते हैं कि x दूरी पर स्थित है। x हमारा वेरिएबल क्वांटिटी होगा, p के जैसे जैसे p मूव करेगा वैसे वैसे x भी हमारा वेरिएबल क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्लस q आवेश के कारण p पर विद्युतीय तीव्रता निकालेंगे। तो तुमको पता है विद्युतीय तीव्रता अगर तुम निकाल रहे हो, इसका मतलब एकांक धनावेश पर बल निकाल रहे हो, p पर एकांक धनावेश छिपा हुआ है हमारा। तो P पर अगर एकांक धन आवेश छिपा हुआ है तो धन और धन आवेश के बीच में क्या होगा, इस दिशा में विकर्षण होना है। और यह विद्युतीय तीव्रता कितनी होनी है, E1। और माइनस Q आवेश के कारण अगर विद्युतीय तीव्रता निकालेंगे तो माइनस Q आवेश के कारण आकर्षण होगा और यह हो जाएगा E2। वेक्टर के हिसाब से P पर क्या है, E1 E2 दोनों विपरीत दिशा में है। तो हम लोग क्या करेंगे, कल पिछले क्लास में भी हम बताए थे कि एक ही बिंदु पर दो विद्युतीय तीव्रता कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हर हालत में उसको परिणामी में निकाल के दिखाना ही पड़ेगा तुमको, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि प्लस Q आवेश के कारण P पर विद्युतीय तीव्रता। तो P पर अगर विद्युतीय तीव्रता निकालें तो वह विद्युतीय तीव्रता प्लस Q आवेश के कारण हमने लिया है E1, यहां दिया हुआ है E1, परिमाण में ले रहे हैं हम। तो इसलिए E1 अगर निकालेंगे, दिशा हम दिखा चुके हैं कि यहां पर क्या है, विकर्षण है, क्योंकि विद्युतीय तीव्रता एक सदिश राशि होता है। तो इसमें जरूरी है कि परिमाण भी हो, दिशा भी हो। तो दिशा यहाँ पर दिख रहा है कि विकर्षण के रूप में है और परिमाण हम लोग E1 निकालने के लिए जा रहे हैं। तो E1 इक्वल टू जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, जनरल मीडियम के लिए एप्सिलॉन हवा रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे, इनटू Q बाय R स्क्वायर। दूरी कितना है, B से लेके P तक की दूरी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं BP स्क्वायर। और BP का वैल्यू जो हो जाएगा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q बाय BP का वैल्यू कितना हो जाना है, देखो ये दूरी तो A है और टोटल x है, x में से A को सब्ट्रैक्ट कर दे, क्योंकि टोटल 2A है तो ये A, तो A को सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर हम लोग तो बच जाएगा x माइनस से इतना का। ये हमारा विद्युतीय तीव्रता है। और यह विद्युतीय तीव्रता ध्यान रखो विकर्षण के रूप में। अब हम लोग यहां देखें कि माइनस Q आवेश के कारण P पर विद्युतीय तीव्रता, तो P पर अगर विद्युतीय तीव्रता अगर हम लोग निर्धारित करें तो P पर विद्युतीय तीव्रता कितना हो जाएगा, P पर विद्युतीय तीव्रता हो जाएगा E2। और यह E2 जो होगा यह आकर्षण के रूप में हो रहा है। अगर यह आकर्षण के रूप में हो रहा है तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि E2 का वैल्यू कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, आवेश तो हमारा Q है, और बाय दूरी स्क्वायर कितना लेंगे हम लोग, तो दूरी लेंगे क्योंकि माइनस Q A पर है, A से लेके P तक की दूरी हमको लेना है, तो यहां पर हो जाएगा AP स्क्वायर। और ऐसा हो गया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q बाय AP।
ए से लेके पी तक की दूरी, तो ओ से लेके पी तक की दूरी x है, उसमें a को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस ए, इतना का ये इक्वेशन हम लोग ढूंढेंगे। क्योंकि यहां पर अगर सदिश के रूप में अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर क्या है कि E1 और E2 दोनों क्या है विपरीत दिशा में। अगर E1 और E2 अगर दोनों अगर विपरीत दिशा में हो जाता है तो, और यह भी कंसेप्ट है कि P पर दो या दो से अधिक तीव्रता हो नहीं सकता है, जब भी होगा तो एक तीव्रता एक बिंदु पर एग्जिस्ट करेगा। तो क्या करेंगे, यहां तो दो तीव्रता उत्पन्न हो गया, तो कई बार हम बोल चुके हैं कि जब भी ऐसी स्थिति हो जाए तो सदिश का यूज कीजिए और सदिश का प्रयोग करके यहाँ पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो सदिश में ये नियम है कि अगर दो तीव्रता एक दूसरे के अगर विपरीत होता है तो सबट्रैक्शन होगा वहां पर एक दूसरे से। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि P पर परिणामी विद्युतीय तीव्रता कितना होना है, तो P पर यदि परिणामी विद्युतीय तीव्रता निकालें, परिणामी विद्युतीय तीव्रता, तो P पर परिणामी विद्युतीय तीव्रता कितना होगा, E हम लोग ले कंसीडर कर ले, तो E का वैल्यू जो होना है चूंकि विपरीत है एक दूसरे से, तो E1 माइनस E2, इसलिए चूंकि यहां पर E2 का परिमाण छोटा है E1 से, तो इसलिए हम लोग ग्रेटर माइनस स्मॉलर हम लोगों ने किया है यहाँ पर। इसलिए तीव्रता E की जो E का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करें तो E1 कितना हो जा रहा है यहां पर, E1 देखो 1/4 इंटू x माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस 1/4 इंटू क्यू बाय एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाता है। अगर ऐसा हो जाता है तो हम लोग देख सकते हैं कि E का वैल्यू जो होना है, जो कॉमन आना है वो कॉमन आ जाएगा, क्यू बाय 4/ε इंटू अंदर में एलसीएम ले लो और एलसीएम लोगे तो x माइनस ए इतना का होल स्क्वायर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, एकदम छोटा छोटा स्टेप लेके मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हैं ताकि तुमको जो है समझने में या कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो कैलकुलेशन करके डिराइव करना होगा पूरा। और यहाँ पर अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, इतना छोटा ये मैटर है यहाँ पर, तो होल स्क्वायर अपने से स्प्लिट कर लेना, हम होल स्क्वायर के बाद का स्टेप ले रहे हैं। तो E इक्वल टू क्यू बाय 4/ε, और यहाँ पर देखो a माइनस बी ए प्लस बी, डिनोमिनेटर कितना हो जाना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टोटल का होल स्क्वायर, ऊपर में एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर तोड़ो और एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर सॉल्व करो, तो नेट सॉल्व करके तुमको यहां पर आ जाएगा 4x a, इतना बचना। क्योंकि हमने पहले तुमको बताया है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P इक्वल टू ट्वाइस क्यू ए, इतना होता है, क्योंकि इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो यहां पर ट्वाइस क्यू ए का वैल्यू अगर P पुट कर दें तो विद्युतीय तीव्रता E का जो मान आ जाएगा, विद्युतीय तीव्रता E का जो मान हो जाना है वो कितना हो जाना है, बच जाना है ट्वाइस, क्योंकि 2QA P हो जाना है x बाय 4/ε x² माइनस a² इतना का होल स्क्वायर,
यही हमारा P पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक। ये एक जनरल एक्सप्रेशन है। अगर इस जनरल एक्सप्रेशन को थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं, सिंस हमको पहले से पता है ए बहुत बहुत छोटा होगा x से, तो हम लोग a को नेग्लेक्ट करेंगे, हटाएंगे, और जैसे ही नेग्लेक्ट करेंगे तो x टू दी पावर 4 एक x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर विद्युतीय तीव्रता का वैल्यू जो हमको मिल जाना है दैट इक्वल टू ट्वाइस p बाय 4 पाई एप्सिलॉन x टू दी पावर, ये एक्सप्रेशन है। न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए जनरली यही फॉर्मूला यूज होता है। जब भी तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो तुमको डाटा से समझ में आ जाना है यहाँ पर कि अगर विद्युतीय द्विध्रुव की लंबाई हमने 2a लिया है, तो विद्युतीय द्विध्रुव की लंबाई यदि सेंटीमीटर में दिया हुआ है, x का वैल्यू मीटर में दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करो। ये टेक्निक है, जान लो, फिजिक्स में बहुत सारी बातें ऐसी होती है, फिजिक्स में बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो टेक्निक्स पर ही काम करता है, एकदम ध्यान रखना। बहुत सारी बातें ऐसी है फिजिक्स में जो टेक्निक्स पर काम करेगा। उस टेक्निक्स को क्लास में धीरे धीरे हम बताते चले जाएंगे, जिसको याद रखने की जरूरत होगी। तो टेक्निक्स अगर फिजिक्स में अगर तुम लगाते हो, सॉल्व करते हो, तो ऑब्वियसली है किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना बहुत ही आसान काम हो जाएगा। समझ में? उसी टेक्निक्स में एक मैटर ये है कि हम लोग को जो न्यूमेरिकल्स में मिलेगा उसमें पहले ही चेक कर लो कि डायपोल की जो लंबाई है, जो दिया गया है द्विध्रुव की लंबाई, वो अगर सेंटीमीटर में है, एक्स हमारा अगर मीटर में अगर हो जाता है तो श्योर है कि ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या किया जाता है ना कि द्विध्रुव की भी लंबाई को सेंटीमीटर में दे दिया गया और पी की भी स्थिति को सेंटीमीटर में दे दिया, तो वैसी स्थिति में ये नगण्य वाला सूत्र नहीं यूज होगा, ये जनरल वाला फिर फॉर्मूला यूज होगा। ये टेक्निक है। अगर इस टेक्निक्स को याद रखोगे तो कोई भी आंसर तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है ना? तो ये जो हमने तुमको अभी बताया वो जब बिंदु अक्षीय स्थिति में, ठीक है ना? इसके बाद जो दूसरी स्थिति होती है वो जब बिंदु निरक्षीय स्थिति में होती है, उसको हम लोग जानेंगे। तो दूसरा निरक्षीय स्थिति का भी हम स्थिति को बता रहे हैं, इसको पहले तुम लोग एक बार नोट कर लो। अभी इसके पहले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युतीय तीव्रता। तो अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युतीय तीव्रता जो डिस्कस किए वो द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होता था, और यह केस सेकंड है जब बिंदु निरक्षीय स्थिति में। तो इस फिगर में क्या है, तुम देखोगे ए और बी द्विध्रुव बना रहा है, और द्विध्रुव में दो आवेशों के बीच की जो दूरी है, ए पर माइनस क्यू आवेश है, बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, और इन दोनों के बीच की दूरी हमने क्या लिया है, 2a ले लिया है। इन दोनों के बीच की दूरी 2a लिया है, और द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबसम विभाजक पर कोई बिंदु P स्थित होगा, तो P की स्थिति क्या कहलाती है, निरक्षीय स्थिति कहलाती है। हमको निरक्षीय स्थिति पर ही तीव्रता E का मान निकालना है और देखना है कि आखिर इस E तीव्रता का मान क्या होगा, P पर जो E तीव्रता निकालना है क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं,
प्लस क्यू के कारण तीव्रता देखेंगे। तो प्लस क्यू के कारण तीव्रता क्या हुआ, तीव्रता जब भी हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, ये मानकर चलते हैं कि यहाँ पर +1 कूलम आवेश स्थित है। तो +1 कूलम आवेश स्थित है, प्लस प्लस के कारण रिपल्सन होगा, विकर्षण होगा। तो तीव्रता E1 की दिशा इस दिशा में होगा। जबकि माइनस क्यू के कारण अगर तीव्रता निकालेंगे तो आकर्षण होगा और तीव्रता की दिशा हम दिखा चुके हैं, P से लेके A की ओर E2 होगा। तो इस प्रकार P पर दो तीव्रता E1 और E2 तो हुआ, E1 हुआ प्लस क्यू के कारण और E2 जो हुआ है वह माइनस क्यू के कारण हुआ। तो E1 E2 जो तीव्रता हुआ है ये दोनों P पर अलग अलग दिशा में है। क्योंकि तीव्रता सदिश राशि होता है तो हम लोगों को ऑब्वियसली है यहाँ पर इसका परिणामी ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखेंगे कि प्लस क्यू के कारण P पर तीव्रता कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर अगर तीव्रता देखें, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता बराबर अगर E1 हो जाता है तो हम लोग निकाल सकते हैं E1 बराबर हो जाएगा Q/4πε और इसकी जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी B से लेके P तक की दूरी BP² हो जाना है, जो हम लोग लिख सकते हैं Q/4πε। BP की दूरी क्या हो जाएगी, क्योंकि ये x है और ये a है तो त्रिभुज का पाइथागोरस थ्योरम लगा दें हम लोग यहाँ, तो x² प्लस यहाँ कितना हो जाएगा a²। तो ये हो गया x² प्लस a² का, चूंकि होल स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। ये हमारा एक इक्वेशन 1 हो गया। उसी तरीका के हाथ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युतीय तीव्रता। तो P पर अगर हम लोग यहां पर विद्युतीय तीव्रता अगर फाइंड करें तो P पर विद्युतीय तीव्रता जो होगा E2, और यह E2 जो निकालेंगे, E2 का मान क्या हो जाएगा, जिस तरीका से यहां पर हम लोगों ने फाइंड किया है तो E2 का मान हो जाएगा Q/4πε और B वहां पर माइनस क्यू आवेश ले रहे हैं तो माइनस क्यू आवेश की दूरी क्या हो जाएगी, माइनस क्यू A पर स्थित है, A से लेके P तक, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं AP² और Q/4πε A से लेके P तक अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस a² रूट अंडर का होल स्क्वायर हटाएंगे, हट जाएगा और ये इक्वेशन हो गया कितना। तो हम पहले ही बता चुके कि P पर चूंकि दो तीव्रता E1 और E2 चूंकि एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका हमको फाइंड करना होगा परिणामी। तो अगर परिणामी अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तुम ये देखो कि एंगल PAB अगर थीटा है तो एंगल PBA भी थीटा होगा। तो वैसे स्थिति में E1 E2 के बीच का कोण क्या है, E1 एवं E2 के बीच अगर हम लोग निर्धारित करें तो वह कोण हो जाएगा 2 थीटा। कारण है ये त्रिभुज के बाहर का कोण है नहीं, तो इसलिए 2 थीटा हो गया। तो E1 E2 के बीच का 2 थीटा अगर कोण हो जाएगा तो कह सकते हैं कि P पर परिणामी विद्युतीय तीव्रता कितना होगा, तो P पर परिणामी विद्युतीय तीव्रता P पर परिणामी विद्युतीय तीव्रता अगर निर्धारित करें तो वह E हो जाना है। और E का मान कैसे निकालेंगे, E का मान निकालेंगे E का सूत्र पर, E का परिणामी तीव्रता का जो सूत्र होता है वो सूत्र क्या हो जाता है E1²
प्लस E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 इंटू कॉस 2 थीटा, क्योंकि दोनों के बीच का कोण जो है 2 थीटा है। E1 और E2 के बीच का कोण 2 थीटा है, तो 2 थीटा हो गया। अगर ऐसा हो जाता है तो हम थोड़ा सा स्लाइड कर रहे हैं स्क्रीन को, क्योंकि स्पेस हमको इधर लेना है। केवल कैलकुलेशन अब देखना, फिगर से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, जहां पर मतलब होगा हम स्लाइड करके इस डायरेक्शन में लेके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो चूंकि स्मार्ट बोर्ड है, डिजिटल स्मार्ट बोर्ड है, ये सब फैसिलिटी है इस स्मार्ट बोर्ड में। अब चूंकि जमाना ही नया टेक्नोलॉजी का हो गया है, तो सारा चीज नए टेक्नोलॉजी पर आधारित है। बोर्ड की स्क्रीन को खिसकाइए, बड़ा कर लीजिए, छोटा कर लीजिए, सब कुछ हो जाता है इस पर। एक अच्छा इनोवेशन है साइंस का ये भी। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि अगर परिणामी तीव्रता अगर E निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे बताएं। E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2, तो E1 स्क्वायर का वैल्यू ये वाला पुट कर दो और E2 स्क्वायर का ये वाला वैल्यू पुट कर दो। और पुट करने के बाद जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक बार हम लोग पुट कर ही देते हैं, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा डाटा, लेकिन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। E इक्वल टू E1 स्क्वायर क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन इनटू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि E1 स्क्वायर लेना है तो E1 स्क्वायर ले लिया। अब हम लोग E2 स्क्वायर लेंगे तो E2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, E2 स्क्वायर भी उतना ही है क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना हो गया, प्लस ट्वाइस E1 E2। तो तुम देखोगे E1 E2 का वैल्यू तो सेम ही है, तो यहां पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू साथ में कॉस 2 थीटा। ये कॉस 2 थीटा यहां का ही पॉइंट है, क्योंकि स्पेस कम है। या थोड़ा सा अगर हम स्क्रीन को स्लाइड कर दें तो हो जाएगा, तो स्लाइड करके ही दिखा देते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो फिर तुमको हम स्लाइड कर देते हैं थोड़ा स्क्रीन को। इंटू कॉस 2 थीटा और टोटल पर रूट डालना है। अब तुम देखोगे ये टर्म ये टर्म ये टर्म, तीनों टर्म क्या हो जाना है, यहां से कॉमन हो जाना है, क्योंकि तीनों इक्वल टर्म है। ये सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं E इक्वल टू कॉमन करोगे तो स्क्वायर हट जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन इंटू यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट से बाहर आ गया, कितना बच जाता है तुम्हारा, यहाँ 1 बच जाता है, यहाँ पर 1 बच जाता है, यहाँ पर ट्वाइस कॉस 2 थीटा। E इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट अंडर 1 1 2 और 2 को कॉमन कर लिए तो बच गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आ जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट अंडर ट्वाइस 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर दैट इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन
क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट अंडर, रूट भी हटा ही दो क्योंकि 2 का रूट तो 2 हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट अगर निकालेंगे कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग पुट करने के लिए जा रहे हैं क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 2। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, फिगर का जरूरत है तो बोर्ड को स्लाइड करते हैं कॉस थीटा निकालने के लिए। देखो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस में ए हाइपोटेन्यूज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट अंडर, तो ये हम लोग पुट करेंगे ए बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग पुट करने के लिए जा रहे हैं ए बाय ये टर्म पहले ले लें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो परिणामी तीव्रता जो निकलने के लिए जा रहा है वो निकलने के लिए जा रहा है ट्वाइस क्यू ए पी हो जाएगा, जबकि 4 पाई एप्सिलॉन और यहां पर बच जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2, क्योंकि इस टर्म का पावर इस टर्म का पावर ऐड हो गया 3/2। यही परिणामी तीव्रता का व्यंजक हो जाता है। यहां पर भी अगर हम लोग देखें कि यदि x से बहुत बहुत छोटा हो a, तो फिर a को हम लोग यहां पर नेगलेक्ट करेंगे, और नेगलेक्ट करने के बाद जो विद्युतीय तीव्रता हमको मिलने के लिए जा रहा है वो मिलने के लिए जा रहा है p बाय 4 पाई एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। लेकिन ए स्क्वायर तो हमारा नेगलेक्ट हो जाएगा, और जैसे ए स्क्वायर नेगलेक्ट होगा तो यहां पर हमारा बच जाएगा कितना एक्स। ये हमारा परिणामी तीव्रता। लेकिन यहां पर भी मैटर वही है, यदि x और a दोनों सेंटीमीटर में है तब तो ये फॉर्मूला यूज होगा, और x अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सॉरी a सेंटीमीटर में दिया हुआ है और x अगर मीटर में दिया हुआ है तो फिर ये फॉर्मूला यूज होगा। क्योंकि सेंटीमीटर के कंपैरिजन में जो मीटर होगा वो लार्ज क्वांटिटी होगा, इसलिए अगर a सेंटीमीटर में दिया हुआ है और x मीटर में दिया हुआ है तो उसको हम वहां पर हम लोग a को नेगलेक्ट करके फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से विद्युतीय तीव्रता का मान हम लोग फाइंड कर सके हैं अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। ठीक है ना। फिर तीसरा केस आएगा जबकि बिंदु कहीं भी स्थित है, तो वो तीसरा केस फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले इतने को तुम लोग रिवाइज कर लो, नोट कर लो, फिर हम आ रहे हैं अभी तुरंत, अभी हम आ रहे हैं थर्ड केस पर। ठीक है ना।